आइए, आपका अपना स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जो हम भारत की विदेश नीति का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें अभी तक हमने इस सेकंड यूनिट के अंतर्गत भारत और अमेरिका के संबंधों को देखा था। अब हम विशेष रूप से भारत और रूस के संबंधों के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से भारत और रूस के बीच में किस तरीके से संबंध उभर के आए हैं, भारत की विदेश नीतियों की रूपरेखा को किस तरीके से प्रभावित किया है, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। एग्जाम की दृष्टि से जब आप इस टॉपिक को तैयार कर रहे हो, भारत रूस संबंध को, तो आप बेसिकली 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र होकर उभर के आया, तो उस संदर्भ में रूस के साथ उसके किस तरीके से संदर्भ उभर के आए, संबंध उभर के आए, उसके ऊपर आप प्रकाश डालने की कोशिश कीजिएगा। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप पूरे विश्व में महाशक्तियों की बात करते हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो सबसे बड़ी महाशक्तियां उभर के आई। एक संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, और दूसरा है सोवियत यूनियन। हालांकि 1991 में, 90-91 में सोवियत यूनियन का विघटन हो जाता है, लेकिन 1945 के बाद सोवियत यूनियन सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में वैश्विक पटल पर आया। तो जब भारत और रूस के संबंधों का आप मूल्यांकन कीजिएगा, तो बेसिकली आप इसको दो टाइमलाइन में बांटकर अध्ययन करने की कोशिश कीजिएगा। पहला 1947 से 1991 के बीच भारत और सोवियत संघ के संबंधों के रूप में, क्योंकि 1991 से पहले जब से विघटन नहीं हुआ था सोवियत संघ का, तो इसको हम रूस नहीं, सोवियत संघ के रूप में चिन्हित करते हैं, और इसके साथ भारत के जो संबंध है उसके रूप में मूल्यांकन करते हैं। और 1991 से अब तक रूस के साथ जो संबंध है उसके रूप में मूल्यांकन कीजिएगा। अगर आपका सीधे सीधे क्वेश्चन रूस के ऊपर भी आता है, तो भी आप एक इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में 1947 से 91 के बीच के जो टाइम पीरियड है सोवियत संघ और उसके संबंधों का, उसके ऊपर भी आप जरूर प्रकाश डालने की कोशिश कीजिएगा। भले संक्षेप में कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर। इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसका को रिलेशन है, जो बाद के समय में भी भारत रूस के संबंधों पर हम जब बात करते हैं शीत युद्ध के बाद भी, तो जो पहले का संबंध है उसका काफ़ी गंभीरता से संदर्भ उभर के आता है। तो इस संदर्भ में आप भारत रूस संबंधों का मूल्यांकन कीजिएगा। आइए हम इसके पहले फेज पर प्रकाश डालते हैं कि सोवियत संघ के साथ 1947 से लेकर 1991 के बीच में जो भारत का संबंध उभर के रहा, भारत का संबंध रहा, भारत ने अपनी जो विदेश नीतियां बनाई, उसका क्या स्वरूप उभर के आया, इसको हम अलग अलग शीर्षक में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अमेरिका में के संदर्भ में किया था। तो भारत के साथ और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब सोवियत संघ की भी तैयार कीजिएगा, तो अमेरिका वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम पीरियड एक ही है। 1947 से भारत के इन महाशक्तियों के साथ संबंधों का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वैश्विक लेवल की घटनाएं एक ही है, चाहे वो शीत युद्ध की शुरुआत हो, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो, गुटों का निर्माण हो, गुट निरपेक्षता का दौर हो, और यह प्रत्येक देशों के साथ इसके संबंधों के रूप में उभर के आ रहा है। तो इसलिए इन सभी कॉन्टेक्स्ट को इन देशों के साथ कोरिलेट करके आप अध्ययन करने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि भारत अपना जब 1947 से विदेश नीति की शुरुआत करता है, तो सोवियत संघ के साथ इसके जो संबंध उभर के आते हैं, वो अभी सोवियत संघ की दृष्टि से एक संदेहात्मक स्थिति के रूप में उभर के आता है। सोवियत संघ भी भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसको एक संदेह की दृष्टि में देखता है, क्योंकि उसका भी मानना था कि भारत एक ब्रिटिश का उपनिवेश रहा है। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और एक तरीके से यह जो उपनिवेशिक महाशक्तियां हैं उनका पिछलग्गू बन के हो सकता है। तो इसलिए सोवियत संघ को भी एक भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर विश्वास नहीं उभर के आ रहा था। तो इस संदर्भ में आप इसको मूल्यांकन कीजिएगा, ताकि
इसके संबंधों को समझ सकते हैं। एक पिछड़ाकू देश के रूप में एक धारणा बनी हुई थी कि भारत अभी नव स्वतंत्र हुआ है और अपनी मजबूत कैसे विदेश नीति को अपना सकता है। तो दोनों देश, चाहे वो अमेरिका या सोवियत संघ, दोनों भारत को एक संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं इस टाइम पीरियड पर। कुछ और मुद्दे थे जिस पर काफी समानता भी उभर के आई बाद के समय में सोवियत संघ के साथ। जैसे सोवियत संघ भी विश्व शांति की स्थापना चाहता था, संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को मजबूत करना चाहता था, निशस्त्रीकरण के पक्ष में था, रंग भेद की नीति का विरोध करता था, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की नीति का विरोध करता था, और भारत भी इन नीतियों का काफी पुरजोर तरीके से विरोध करता रहा है। तो ये सारे मुद्दे थे जो प्रारंभ के दौर में सोवियत संघ को थोड़ा सोवियत संघ के साथ जो संबंध था उसको कंफर्टेबल बना रहे थे, एक मधुर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाद में इसी के साथ साथ 1949 में जब राष्ट्रवादी चीन से साम्यवादी चीन की स्थापना होती है, वहां पर माओ सेतुंग के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया जा रहा था, और वहां पर जो कम्युनिज्म साम्यवादी दल है, कम्युनिस्ट खेमा था, उसको काफी सफलता मिलती है। उसके बाद 1949 में एक चीनी जनवादी लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। उस देश को सर्वप्रथम भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता दिलाने की वकालत की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चीन भी एक कम्युनिस्ट देश है और सोवियत संघ भी एक कम्युनिस्ट विचारधारा, मार्क्सवाद की विचारधारा पर आधारित देश है। तो जब भारत ने साम्यवादी चीन को समर्थन किया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो यह जो घटना थी वह सोवियत संघ के प्रति काफी विश्वास बढ़ाया भारत की विदेश नीतियों के रूप में। और इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के कश्मीर का मुद्दा था 1947 के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें भारत ने जो अपना पक्ष रखा उसको सोवियत संघ ने काफी प्रमुखता से इस पर बल दिया और इसमें अपना सकारात्मक पक्ष रखा। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो भारत सोवियत संघ के संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश कर रहे थे। 1954 से 70 की जो घटनाएं हुई, उसने भी भारत और सोवियत संघ के संबंधों को काफी गंभीरता से परिभाषित करता है। जैसा कि स्टालिन की मृत्यु जब होती है, तो और उसमें जो लीडरशिप चेंजिंग उभर के आता है, चेंज होता है, तो यह भी इन दोनों देशों के संबंधों को काफी प्रमुखता से देखता है, क्योंकि स्टालिन एक शक की दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि जो नेहरू का झुकाव है वह ब्रिटेन के प्रति होगा, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है उनके प्रति होगा। तो एक तरीके से जब स्टालिन सत्ता परिवर्तन होता है वहां पर सोवियत संघ में, मतलब नेतृत्व का बदलाव होता है, तो उसके बाद से भारत और सोवियत संघ के संबंधों में काफी मधुरता आनी शुरू होती है। भारत ने जो पंचशील के सिद्धांत की वकालत की थी चाइना के साथ, उसका सोवियत संघ ने काफी गंभीरता से सराहना किया। एशिया और अफ्रीका के देशों की सशक्त भूमिका के बारे में भारत की जो दृष्टि है उसको भी सोवियत संघ ने काफी गंभीरता से सराहना किया। इसके बाद से जैसा कि हम देखते हैं कि निकिता क्रुश्चेव जो सोवियत संघ का नेतृत्व कर रहे हैं 1954 से 64 के बीच में, इस समय भारत के साथ काफी गंभीरता से सकारात्मक संबंध उभर के आ रहे हैं, जिसमें से जो कश्मीर का मुद्दा है, व्यापारिक समझौते के विकास का मुद्दा है, और उपनिवेश और साम्राज्यवाद के विरोध का मुद्दा है। इन मुद्दों के ऊपर सोवियत संघ ने भारत का पक्ष रखा और भारत ने भी सोवियत संघ के पक्ष को सामने रखा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो भारत और सोवियत संघ के संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। 1971 से 1989 1989 के बीच का जो कार्यकाल है, टाइम पीरियड है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है भारत सोवियत संघ के संबंधों के बीच में। जिसमें से जो घटनाएं हुई, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ ने भारत का काफी खुलकर पक्ष रखा, सैनिक सहायता दी, आर्थिक रूप से मदद की, सामरिक और राजनीतिक स्तर पर भारत का सहयोग दिया। भारत ने अपना जो परमाणु परीक्षण किया 1974 में पोखरण में, तो उसमें जिस तरीके से अमेरिका ने एक कठोर रवैया अपनाया था भारत के प्रति, यहाँ पर सोवियत संघ उस तरीके से व्यवहार नहीं किया। और इसके साथ साथ भारत के विकास में
जो औद्योगिक विकास था उसमें बहुत सारी इकाइयों में सोवियत संघ ने भारत में अपनी यूनिट भी लगाए और आर्थिक सहायता भी की। तो यह जो दौर था एक तरीके से भारत और सोवियत रूस का जो दौर था, यह गोल्डन पीरियड का दौर माना जा सकता है, जिसमें सोवियत संघ और भारत के संबंध काफी गंभीरता से उभर के आते हैं। अगला टाइम पीरियड है 1980 से 90 के दौर का कार्यकाल का, जिसमें से जो 1980 का प्रारंभिक दौर था इंदिरा गांधी के कार्यकाल का, उसमें से भारत और सोवियत संघ के बीच में आर्थिक और तकनीकी सहयोगों को मजबूत करने पर काफी जोर दिया गया। सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक आदान प्रदान के मजबूत जोर दिया गया। हालांकि अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने कब्जा किया, सैनिक कार्यवाही की, भारत इसको लेके थोड़ा बहुत असमंजस की स्थिति में उभर के आया, लेकिन उतना इनके संबंधों को प्रभावित नहीं किया। इसके साथ साथ भारत में जो आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा था इस टाइम पीरियड पे, इसमें सोवियत संघ ने काफी गंभीरता से सहायता की। जैसे कोयला क्षेत्र में, परमाणु ताप बिजली इस्पात इत्यादि के क्षेत्र में सोवियत संघ ने काफी आर्थिक मदद की भारत के साथ। 1990 के दौर में जब सोवियत संघ का विघटन होता है, उस समय जो नेतृत्व होता है मिखाइल गोर्बाचेव के साथ होता है, और इनका इनका जो भारत के साथ संबंध था काफी महत्वपूर्ण तरीके से था, और इसने भारत और सोवियत संघ के संबंधों को काफी प्रासंगिकता से मजबूत किया। तो इस तरीके से जब आप भारत रूस के संबंध को जब मूल्यांकन कीजिएगा, तो पहला फेज आप अनिवार्य रूप से एक हेडिंग में कि शीत युद्ध से पहले और शीत युद्ध के बाद के कार्यकाल के रूप में मूल्यांकन कीजिएगा। शीत युद्ध से पहले यानी शीत युद्ध की समाप्ति से पहले 1991 से पहले और 1947 के बीच के कार्यकाल को सोवियत संघ की दृष्टि से मूल्यांकन कीजिएगा। उस समय की घटनाओं को भारत के संबंधों के साथ मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा जो कार्यकाल होता है वह है शीत युद्ध के समाप्ति के बाद भारत और रूस के साथ संबंध, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन होता है और जो इसका नेतृत्व करता देश था वह है रूस, और उसके साथ भारत के संबंधों का मूल्यांकन किया जा रहा है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस उभर के आया। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो रूस का पक्ष था भारत में वह काफी सकारात्मक था। आर्थिक क्षेत्र में दोनों देश परस्पर भूमिका को लेकर आए। 1993 में राष्ट्रपति एलित्सन का भारत में यात्रा हुआ। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भी 1993 में रूस की यात्रा की, और इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के यात्रा से दोनों देशों के बीच में काफी प्रमुखता से संबंधों में सुधार होके आया। इसके साथ साथ भारत में आर्थिक सुधारों का दौर भी शुरू हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि 1990-91 में भारत ने उदारीकरण के दौर को शुरू किया था, और सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने भी अपने आर्थिक बदलाव के ऊपर जोर दिया। उसने भी हेवी इंडस्ट्री के बदलाव के ऊपर जोर दिया, मार्केट के ऊपर जोर दिया। तो इस तरीके से इन दोनों देशों के बदलाव ने एक तरीके से दोनों देशों के संबंधों को भी काफी मजबूत किया। 1997 में भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जो भारत के प्रधानमंत्री थे एच डी देवेगौड़ा, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने रूस की यात्रा की। इस तरीके से भारत और रूस के बीच में सोवियत संघ के विघटन के बाद काफी प्रमुखता से इनके संबंधों में मजबूती दिखाई दी। इसके साथ साथ आर्थिक पक्षों के रूप में आप देखें तो रूस के द्वारा भारत को 1000 मेगावाट के 2 परमाणु संयंत्र की स्थापना की सहमति दिखाई गई। जैसा कि आप अमेरिका में देख रहे थे कि अमेरिका कभी भी नहीं चाह रहा था कि भारत में परमाणु विकास हो, चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन यहाँ पर रूस आगे बढ़कर भारत में परमाणु संयंत्रों की स्थापना पर अपना जोर दिया। आर्थिक विकास में रूस ने काफी प्रमुख भूमिका निभाई। इसके साथ जो 1999-2000 के दौर में भारत और पाकिस्तान में फिर एक बार तनाव उभर के आया। उसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कारगिल युद्ध काफी एक प्रमुख घटना थी, जिसमें रूस ने भारत का खुल का समर्थन किया, सैनिक रूप से और आर्थिक रूप से। तो ये सारी घटनाएं हैं जो भारत और रूस के संबंधों को काफी मजबूत करते हैं। रूस में जो
नेतृत्व परिवर्तन हुआ और व्लादिमीर पुतिन जो अभी भी रूस के राष्ट्रपति हैं, उनका जो नजरिया है भारत के प्रति काफी सकारात्मक नजरिया उभर के आया और इसने भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत किया बाद के आने वाले समय में। 2001 के बाद रूस के द्वारा भारत को यूरेनियम देने के ऊपर भी सहमति बनी और इसी के साथ साथ 2001 के दौर में आतंकवाद एक बहुत बड़ा वैश्विक मुद्दा उभर के आया, जिस पर भारत के जो दृष्टिकोण था आतंकवाद के ऊपर, उस पर सोवियत संघ ने काफी गंभीरता से अपना समर्थन दिया और भारत के इस मुद्दे पर खड़ा रहा। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वह भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत करते हैं। आप अगले कार्यक्रम के रूप में वर्तमान समय में यानी 2000-2005 के बाद भारत और रूस के संबंधों की एक रूपरेखा के रूप में इसके संबंधों का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 2005 के बाद भारत रूस के जो संबंध है उसमें राजनयिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया गया। जो ब्रिक्स के संगठन है और शंघाई सहयोग संगठन है, इसका जो मंच है उस पर सामूहिक रूप से भारत और रूस ने काफी प्रमुखता से अपनी भागीदारी निभाई है। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया, जिसमें से इन दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों को एक मंच पर लाने का प्रावधान है, जिससे आपसी बातचीत के माध्यम से इन दोनों देशों के संबंधों को मजबूत किया जाए। रक्षा के क्षेत्र में रूस का सहयोग भारत में कम से कम 65% रक्षा उपकरणों के रूप में आयात करने पर है। भारत आयात करता है अपना 65% रक्षा उपकरण रूस से ही अकेले। तो इस तरीके से इन सभी मुद्दों पर भारत और रूस का जो संबंध है वह 21वीं सदी में भी उतने ही मजबूती से उभर कर आया है। आर्थिक संबंधों पर जोर दिया दोनों देशों ने। भारत रूस के बीच आर्थिक व्यापार लगभग $10 बिलियन का है और ऊर्जा क्षेत्र में भी रूस का जो भूमिका है भारत के प्रति वह काफी प्रासंगिकता से उभर के आया है हाल के दिनों में। तो इस तरीके से आप भारत और रूस के संबंधों का मूल्यांकन कर सकते हैं किसी भी कंटेक्स्ट में। इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखने की बात है कि जब भी आप किसी देश के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं तो इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला प्रश्न होता है, सबसे ज्यादा आपको समस्या में डालता है इसके फैक्ट। इसमें बहुत सारे आपको फैक्ट मिलेंगे प्रति साल। इन दोनों देशों के बीच के संबंधों में कुछ ना कुछ घटनाएं होती जा रही है। यहाँ पर जब आप आंसर लिखने जाएं तो आपके दिमाग में कम से कम वह फैक्ट या टाइम पीरियड या कुछ घटनाएं हो जो टर्निंग पॉइंट है, जो इन दोनों देशों के बीच के संबंधों के एक टर्निंग पॉइंट के रूप में उभर के आता है, जो एक मैक्रो लेवल पर इनके संबंधों का मूल्यांकन करता है। तो उन सारी घटनाओं को आप ध्यान में रखकर इस आंसर को मूल्यांकन कीजिएगा, तो आप आंसर को काफी आसानी से मूल्यांकन कर पाएंगे। जैसे भारत रूस के संबंध में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें क्वेश्चन आने का जो सबसे ज्यादा होता है कि एक तो पारंपरिक पूछ सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत और रूस के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे 1947 से लेकर अब तक का जो संबंध है इसको दो भागों में बांटकर एक शीत युद्ध की समाप्ति तक भारत और सोवियत संघ के साथ क्या संबंध रहा है उसका, और शीत युद्ध के समाप्ति के बाद जो रूस उभर के आया उसके साथ क्या संबंध उभर के आया है, उसके संदर्भ में आप मूल्यांकन कीजिएगा। तो यह सीधा सीधा है, इसमें इन घटनाओं के माध्यम से आप मूल्यांकन कर दीजिएगा। लेकिन अगर पूछे कि वैश्विक दौर में भारत और रूस के संबंधों में क्या बदलाव उभर के आए हैं वैश्विक काल में, तो इसमें आप लोगों का जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए वह 1990 के बाद भारत और रूस के जो संबंध उभर के आए हैं उसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इंट्रोडक्शन लिखने के बाद भारत रूस संबंधों का जो मूल्यांकन करने के बाद इसमें जो जब आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के माध्यम से, शीत युद्ध के माध्यम से, भारत की कूटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से जब आप इसके बेस को बनाकर इंट्रोड्यूस करके आप आंसर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आप अगले एग्जाम्पल के रूप में नहीं, अगले पॉइंट में आप सोवियत संघ के साथ भारत का जो संबंध रहा है उसको, और उसके बाद वैश्विक
दौर में 1990 के बाद भारत और रूस के बीच में क्या बदलाव आए हैं, उसके ऊपर आप प्रकाश डालने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम को लिखने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप अच्छे से लिख पाएंगे। हम अगले वीडियो में मिलें, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।